बाजार है, समझना ये है कि आसानी से कोई भी हमें अमीर करने के लिए कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। मार्केट में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी कि भैया किस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। क्योंकि यहाँ तो भैया HDFC बैंक भी गिर रहा है, अडानी जी के शेयर भी गिर रहे हैं। अच्छे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ वो बिल्कुल तबाह हो गया है, वो मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है भैया, और मैं खुश हो रहा हूँ वो तबाह हो गया है ना कि भैया मेरा लड़का 80% नंबर लाएगा, क्योंकि वो पहले 75% लाया था, है ना। और दूसरों ने उम्मीद लगा ली नहीं जी 90% लाएगा, बेचारा अभी 85% लाया है, तो यानी कि 75 से तो ज़्यादा ही लिया है। रही है मैं हूँ, आप हो, आपने उम्मीद लगाई कि 1000 यूनिट जो है अशोक लीलैंड की बिकेगी। इससे पहले इसने 7, मान लो कोई अच्छी कंपनी है, उसके अंदर कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई तो उस न्यूज़ से क्या आप पूरी कंपनी बर्बाद देख लेंगे। मान लो कोई अच्छी कंपनी है, उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, क्या उससे आप उसको बहुत मल्टीप्लायर समझ लेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की। काफ़ी निवेशक कह रहे हैं कि सर ये तो सर 150 रुपये में आ गया। फरवरी में यही शेयर 200 रुपये के ऊपर था, 211 रुपये करीब का। उसके बाद आपको पता ही है युद्ध की स्थितियां आपके सामने प्रस्तुति हैं, उससे बाज़ार के अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट। 1 अप्रैल को भी शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को आपको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उम्मीद से जो उम्मीद विशेषज्ञों ने लगा रखी थी कि भैया इतनी यूनिट बिकेगी, इतनी अच्छी सेल होगी, उससे कम हुई है, तो उस वजह से कंपनी का शेयर में गिरावट आ गई है। इस नीति को समझ लेंगे। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बयान पलट रहे हैं। उधर ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करते जा रहा है, तो युद्ध की स्थितियाँ डगमगा रही है, स्थिरता नहीं आ रही है, और उस स्थिरता ना आने की वजह से बाज़ार के अंदर रौनक भाग रही है। पर आपको रौनक पकड़नी है दूर तक के लिए। दूसरी बात हम करेंगे NBCC की। उसने क्या ऐसा वर्क कर दिया जिससे उसका राजस्व जो है वित्त वर्ष 2027 तक 18,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। उस कंपनी के बारे में समझ लेंगे। टाटा स्टील को एक मंत्रालय से, जो कोयला ये खनन करती है, वहाँ से एक बड़ा नोटिस मिला है। उस नोटिस की स्थितियों को समझ लेंगे और बात करेंगे ओला की। ओला के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है, और बात करेंगे युद्ध की वजह से जो देश के भारतीय डिफेंस स्टॉक हैं उसके अंदर कुछ निवेशकों को लग रहा है बेहतर हो सकता है, तो उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। बाजार है, समझना ये है कि आसानी से कोई भी हमें अमीर करने के लिए कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा, सहायता हमारी यहाँ कोई नहीं करेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं और आप एक जैसे हैं। हम यहाँ उस चीज़ की एनालाइज कर रहे हैं जिस चीज़ के अंदर लोग हमें भ्रमित कर कर हमारे पैसे को फंसा देते हैं। हम उस चीज़ की एनालाइज कर रहे हैं जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उससे हमें क्या दृष्टि हमारी आगे की बनती है। हम वो एनालाइज कर रहे हैं कि हम खुद को कैसे बर्बाद होने से बचा सकें, बल्कि हम वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि आज खरीदना कल बेचना, ये करना वो करना, ये करना। हमें ये स्थितियाँ नहीं है। तो सबसे पहले मन में क्या बनाना है आपको कि यहाँ कोई भी हमें अमीर करने के लिए नहीं बैठा भैया। अगर आपके सामने अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो यकीनन उसके अंदर भी कुछ झोल है, और अगर वो न्यूज़ आई है तो उसका भी कोई मतलब है कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा भी कर सकती है। बस यही चीज़ तो आपको समझनी है। मान लो कोई अच्छी कंपनी है, उसके अंदर कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई तो उस न्यूज़ से क्या आप पूरी कंपनी बर्बाद देख लेंगे। मान लो कोई अच्छी कंपनी है, उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, क्या उससे आप उसको बहुत मल्टीप्लायर समझ लेंगे। नहीं, ये आपको खुद ब खुद समझाना पड़ेगा। तो अशोक लीलैंड
भारत की दूसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है। देश में नहीं विदेशों में भी कंपनी अपनी अच्छी छवि छोड़ रखी है। उसकी एक स्विस मोबिलिटी कंपनी है जो ईवी सेक्टर के ऊपर कंपनी अच्छा वर्क करती है। बस जो है ईवी की इनकी स्विस मोबिलिटी वाली एक कंपनी है वही बनाती है। और लखनऊ में इन्होंने एक प्लांट भी इस तरीके का बनाया है जहाँ से काफ़ी यूनिट जो है ईवी सेक्टर के लिए निकलेगी। देश के अंदर राज्यों सरकारों से काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर डीजल पेट्रोल बसें वाली इलेक्ट्रिक बसों वाली ऑर्डर ये जीतती रहती है। तो यकीनन भारत के अंदर अच्छा खासा वर्क करती है। डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी अपनी ट्रक का काम करती है जो आर्मी की तरफ आपको ट्रक देखने को मिलते हैं। हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहन कंपनी के आते हैं। कंपनी बस के अंदर भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, ट्रक के अंदर भी। इन सारी नीतियों के साथ कंपनी अच्छा वर्क करती है। फिलहाल कंपनी का शेयर आज 148 रुपये करीब का है जो फरवरी 2026 में 211 का हाई लगा कर गया था। लगातार कंपनी का शेयर भागना और अच्छी कंपनी का शेयर भागना लाजमी उसके अंदर भी कुछ ऑपरेटरी स्थितियाँ पैदा होंगी, पर एक्चुअल वैल्यू आज की मार्केट में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी कि भैया किस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। क्योंकि यहाँ तो भैया HDFC बैंक भी गिर रहा है, अडानी जी के शेयर भी गिर रहे हैं, अच्छे अच्छे मल्टीबैगर शेयर जो बने थे वो भी गिर रहे हैं, छोटे मोटे सब गिर रहे हैं। तो यहाँ एक वैल्यू आप बिल्कुल भी नहीं उस बाज़ार के अंदर लगा सकते जिसके अंदर एक ग्रैंड जो है डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है। तो आज अगर ये 148 रुपये करीब का आपको मिल रहा है तो ये एक उसकी स्थितियां हैं जो बाज़ार से युद्ध की पैदा हुई है, तो वो आप समझकर चल सकते हैं। बाज़ार के अंदर आपको बहुत रणनीतियां बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या न्यूज़ निकल कर आई है आप ये समझकर चलें। मार्च में बिक्री उम्मीदों से कम रहने के बाद अशोक लीलैंड के शेयर उच्चतम स्तर से 7% गिर गए। अब ये कैसी बिक्री इसने कर दी। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने 1 अप्रैल को दिन के उच्चतम स्तर से करीब 7% गिरकर आपको दिखाया, जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि मार्च महीने में इसकी बिक्री उम्मीदों से कम रही है। मैं हूँ आप हो, आपने उम्मीद लगाई कि 1000 यूनिट जो है अशोक लीलैंड की बिकेगी। इससे पहले इसने 700 यूनिट बेच रखी थी, आपने 300 की ज़्यादा लगा दी। विशेषज्ञों ने ज़्यादा अनुमान लगा लिया। अब इसने 900 कर दी। 700 तो नहीं करी, 700 तो कंपनी ने पहले करी थी। अगर इसने आज भी 900 करी है तो क्या है ये, तो ये भी तो बढ़ती उम्मीद है। पर जो विशेषज्ञ इसके अंदर अपने अनुमान लगा रहे बैठे 1000 करेगा, तो इसने 1000 नहीं करी इसलिए गिर गया। तो ये गिरने वाली चीज़ है, समझो। उसने तो अपना काम बेहतर ही किया है ना। अब आप कुछ भी उम्मीद लगा लो। यहाँ बाजार के अंदर कब किस न्यूज़ से शेयर गिर जाए, कब किस न्यूज़ से भाग जाए, आप और मैं अनुमान नहीं लगा सकते इसके अंदर, पर साइकोलॉजी पकड़ सकते हैं। क्या इसने अपनी बिक्री पिछले बार से भी कम की है, तब तो मानते यहाँ भी बैड हो गया। पर विशेषज्ञों ने उम्मीद लगाई थी ज़्यादा करनी थी जी, इसने तो कम कर दी, इस वजह से गिर गया जी ना। इसका आपको Q4 जो आएगा देखना पड़ेगा, वहाँ अच्छे संकेत दिख रहे हैं। देखो सर क्या है, अशोक लीलैंड की कुल वाहन बिक्री मार्च में, कुल वाहन बिक्री बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर जैसे बस हो गए ट्रक हो गए उसके अंदर ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, पर कुल बिक्री के ऊपर ही अनुमान लगाए गए थे। अशोक लीलैंड की कुल बिक्री मार्च में 5% बढ़कर बढ़ी है, 5%, 25,381 यूनिट हो गई है। 25,381 यूनिट हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 24,060 यूनिट थी। तो अब भी इसने 5% बढ़ाई। अब गिरा क्यों है? CNBC TV18 के एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि बिक्री पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 15% बढ़कर 27,750 यूनिट हो जाएगी। भैया ये अनुमान लगा रहे थे ना, वो लगा रहे। जो कंपनी पहले 25,381 यूनिट बेच रही थी पिछले साल, इस बार उसकी उम्मीद लगाकर हम बैठ गए कि 27,000 यूनिट बेचेगी। भैया नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया। ये तो उम्मीद है ना कि भैया मेरा लड़का 80% नंबर लाएगा, क्योंकि वो पहले 75% लाया था, है ना। और दूसरों ने उम्मीद लगा ली नहीं जी 90% लाएगा, बेचारा अभी 85% लाया है। तो यानी कि 75 से तो ज़्यादा ही लिया है ना, अभी 85%, 10% तो ज़्यादा ही लाया है ना।
तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, पर बाकी इसके अंदर जो भी चीज़ है जहाँ इसने बिक्री में थोड़ी कमी उसमें की है, यूनिटों में, जैसे बस हो गया, ट्रक, इसमें की है। पर ओवरऑल अगर आप इसकी आप यूनिट दिखेंगे तो उसके अंदर इसने वृद्धि 5% की है। तो यहाँ कब कौन सा शेयर क्या चीज़ गिर जाए। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल अब भी कह रहे हैं कि भैया नज़र टिका कर रखी है अशोक लीलैंड में, उन्होंने बाई की रेटिंग दे रहे हैं और 185 रुपये का उन्होंने टारगेट दे दिया है। जो शेयर 211 तक पहुँच गया है, अब वो गिरने पर 148 से 185 भी देखा जा रहा है। सब कुछ हो गया। आप अच्छी चीज़ को पकड़ो और उस न्यूज़ को समझो। जो न्यूज़ को समझेगा वो आगे बहुत दूर तक जा सकता है। ट्रम्प जो है ना, बड़ी रणनीति के साथ बोल रहे हैं। कौन सी रणनीति है उनकी? युद्ध जीतना नहीं, उनकी रणनीति है अपने देश के बाजार को और बाहर के बाजार को उथल पुथल करना। ये रणनीति लग रही है मुझे इनकी। भैया अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को ये कहते हैं युद्ध समाप्त है, तो क्या होगा? बाजार में रोने के आ जाएंगी। कल को ये कहते हैं मैं तो मिसाइल गिर रहा हूँ जी, क्या होगा? बाजार गिर जाएगा। उससे क्या हो रहा है? उससे बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। अब जिसको इसकी ज़्यादा नॉलेज होगी, जो उनके करीब होगा, उनके तो मजे आ जाएंगे ना, फिर वो तो उस हिसाब से दाव लगा लेंगे ना। पर फंस कौन जाएगा? आप और मैं। इसलिए हमें करना क्या है? शांत रहना है, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। क्या न्यूज़ है? ट्रम्प ने कहा कि ईरान पूरी तरह तबाह हो गया है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ वो बिल्कुल तबाह हो गया है, वो मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है भैया, और मैं खुश हो रहा हूँ वो तबाह हो गया है जी। कैसे? जब उन्होंने अपने अमरीकी जो उनके सैनिक है उसके द्वारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, और उन्होंने अपने नागरिक को ये बताया कि हमारी जो सेना है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उसे तबाह कर दिया। इतना बताने के बाद ही 48 घंटे के बाद ही ईरान ने उनका एक लड़ाकू विमान तहस नहस कर दिया, उड़ा दिया उसको। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि हमने तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, उसने इनका ही विमान उड़ा दिया। और जो उसके अंदर इनका जो फाइटर था वो कह रहे हैं कि वो ईरान में ही खो गया है। अब उसे ढूंढने के लिए 2 इनके कुछ विमान वहाँ हेलीकॉप्टर गए हैं, उसके ऊपर भी ईरान हमला कर रहा है। ईरान अलग नीतियों के साथ चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कब बोल रहे हैं ना, बस सुनते रहो ऐसे चुपचाप बैठ कर। देखो सर, ये ना राष्ट्रपति हैं और ऐसे ऐसी वर्ड बोल रहे हैं जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। कोई सोचो, कोई बच्चा बोले ना तो समझ भी सकते हैं कि मैंने ये जीत हासिल कर ली जी, ये खिलौना मेरा था जी। उसका बाप आया, नहीं जी ये खिलौना मेरे लड़के का था जी। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, इससे क्या हो रहा है? इससे बाजार गिर रहा है। तो ये वो नीतियाँ हैं। अच्छा, ये युद्ध जो चल रहा है इससे आपको देखने को मिल रहा होगा, ओ भैया डिफेंस सेक्टर में दिमाग लगा लो। इस कहानी को समझो पहले। मेरी 2 गलियाँ है जहाँ मैं रहता हूँ ना, बड़ी कॉलोनी है, 2-3 गलियाँ सी हैं बड़ी बड़ी सी। उसमें एक ना आइसक्रीम बेचने वाला आता है, वो तीनों गलियों को आइसक्रीम बेचकर एक चौक में खड़ा हो जाता है और पैसे गिनता है कि मैंने कितनी आइसक्रीम बेच दी। इतने में उसके पास एक व्यक्ति आया, उससे पूछा भैया ये आइसक्रीम कहाँ बेच के आए? उसने कहा वो गली में बेच के आया हूँ जी। अब वो आदमी क्या उस आइसक्रीम वालों को कहेगा ले भैया तू अपने पैसे पकड़, जितनी भी आइसक्रीम तेरी बची है मैं भी चक्कर लगा के आ जाता हूँ। क्या उसकी आइसक्रीम बिकेगी? जब गली के मोहल्लों के लड़कों ने सबने आइसक्रीम खा लिया है और वो बिजनेस वो पकड़ रहा है जो बेच के वो चला गया है उसी दिन के लिए, अगले दिन के लिए, उसी दिन के लिए, तो इससे क्या होगा? इससे उसकी आइसक्रीम में भी घाटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको न्यूज़ समझनी है। अगर युद्ध की स्थितियों को पैदा करके आपको कोई शेयर फोकस में लाया जा रहा है तो समझो वो तो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप उसे खरीद भी लेते हो तो फिर आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि बेकार तो है नहीं। क्योंकि आइसक्रीम वाले से अगर मेरे दोस्त ने उससे उसका कारोबार ले लिया, अगर उस दिन बेचेगा तो नुकसान है, अगर उसको ही वो रोज़ जा कर बेचेगा क्या होगा? फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं? ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, समझो, गहराई से समझना। HAL, BDL, GRSE, मैस्डॉक, इस तरह के जो BL, इस तरह के जो शेयर हैं, क्या अब खरीदने वाले ईरान चीज़ की युद्ध के हिसाब से? बाजार के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान के साथ ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर डिफेंस सेक्टर जो है बहुत मजबूत के साथ आगे बढ़ेगा। इसको एक आइसक्रीम वाली काट के हिसाब से समझ लो जो मैंने आपको बताया है। ये तो देखो सर क्या है, जब बरसात होगी और आपको बाहर जाना तो आपको क्या याद आएगा? या तो कार हो, या बरसाती हो, या आपकी छतरी हो। वो किसने याद दिलाया आपको? जब बरसात आई है बाहर जाने के लिए।
छतरी की याद और बरसाती की याद आपको कब आई है? जब बारिश आई है। वैसे तो पहन के जाएंगे, धूप में जा रहे पहन के जी आप, तो धूप में छतरी भी यूज हो जाती है वहाँ पर। जो चीज़ यूज की बता रहा हूँ मैं, अगर आपको बरसात से बचना है तो आपको याद आएगी फिर छतरी और बरसाती की। इसी तरीके से तो बच्चा भी जान लेगा कि अगर युद्ध हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर से चलेंगे। और आप अगर आप लेकर बैठ जाओगे, क्या ये रणनीति आजकल की होगी? नहीं, मतलब आइसक्रीम बिक चुकी है, लोग पहले बैठ जाते हैं, बाद में आपके पास चीज़ें आती हैं। इतना ही बोलना था मुझे इस न्यूज के बारे में। अडानी जी जो है, गौतम अडानी जी जो है, बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की पेशकश की जा रही है। और इसी पेशकश के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा खासा निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है? इससे ये देखने को मिल रहा है कि अडानी ग्रुप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अवसरों की तलाश करेगा और उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक बहुत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक ले जाएगा। वो कब ले जाएगा? जब वो अपनी कंपनियों के द्वारा वहाँ पर वर्क करेगा। तो वो किस किस चीज़ में वर्क करेगा हम आगे भी समझ लेंगे। तो ये मुलाकात हो चुकी है, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। 2030 तक $1 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये वर्क कर रहा है। तो हर एक चीज़ का आप देखो, 2030 लक्ष्य आ रहा है, हर 2030 लक्ष्य आ रहा है। नवकरणीय ऊर्जा का 2030 का लक्ष्य है, अलग अलग चीज़ों का 2030 का लक्ष्य है, सबका 2030 आ रहा है। तो इन्होंने भी 2030 का $1 ट्रिलियन का बना लिया है यूपी में, और 2047 तक इसे बढ़ाकर $6 ट्रिलियन तक के ये कर देंगे। तो आप ये समझो कि अब अडानी जी के किस क्षेत्र में वो वर्क करेंगे। देखो समझो, उत्तर प्रदेश के विद्युत, चाहे वो स्मार्ट मीटरिंग हो या फिर बिजली हो, पावर हो, और पावर में इनकी कितनी कंपनियां वर्क कर रही हैं, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी सोल्यूशन। ये क्या कर रहे हैं? ये पावर को बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर और स्थितियों को अडानी ग्रुप बढ़ाता है तो आप खुद समझ सकते हो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। सरकारें पलट जाती हैं उत्तर प्रदेश से, ये आप समझो। रक्षा में, विद्युत में, हवाई में, अड्डों में, लॉजिस्टिक्स में, औद्योगिक पार्कों और डेटा केंद्र जैसे प्रमुख क्षेत्र में निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में योगदान देने पर गर्व है। तो ये चीज़ उन्होंने हमें बता दी है ना? तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं क्या इससे फर्क पड़ेगा। एनबीसीसी एक सरकारी भारत की एक कंपनी जो 3 सेक्टर में वर्क करती है। क्या करती है? परियोजना का प्रबंधन करती है, उसमें परामर्श देती है, ईपीसी में वर्क करती है, रियल एस्टेट में वर्क करती है। तो ये कंपनी जो है भारत के अंदर आवासीय या बिल्डर की चीज़ें या रियल एस्टेट की चीज़ों में काफ़ी अच्छे वर्क कंपनी करती है और अपनी रेवेन्यू को साल दर साल बढ़ाती भी जा रही है। उसके अंदर एक अपडेट आया है और वो अपडेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सर क्या है, एनबीसीसी के निदेशक के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में उसका राजस्व 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभी कितना है? साल भर का 12,000 करोड़ है। और ये जो भी चीज़ देख रहा है ये दिल्ली से, मतलब दिल्ली के अंदर रियल एस्टेट हो गया, आवासीय घर बनाना हो गया, वाणिज्यिक घर बनाना हो गया, कार्यालय बनाना, उसके अंदर अपनी क्षमता को बढ़ाकर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई, पुरानी न्यूज़, वो MTNL के साथ, MTNL आपको पता है ना, उसके साथ इसने एक समझौता किया था दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो MTNL की काफ़ी संपत्ति जो है दिल्ली की तरफ पड़ी है, जो 1600 करोड़ रुपए करीब की थी। एक समझौता NBCC और MTNL का हुआ था। उसके अंदर 1600 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, वहाँ पर घर बनाए जाएंगे और फिर उसको बेचेंगे। तो यहाँ फ़ायदा किसका है? यहाँ फ़ायदा MTNL का नहीं है, MTNL को तो आपको पता सिम का कारोबार है। यहाँ फ़ायदा NBCC का ही होने वाला है। ये ओल्ड न्यूज़ थी जिससे मैंने आपको बता दिया। चीज़ों को अगर आप समझे तो 18,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व हासिल करने के लक्ष्य बता रहे हैं और ये इसे कर भी देंगे। तो क्या है कि 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व में वृद्धि होगी। क्यों होगी? दिल्ली की तरफ राज्य स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी डेवलप कंपनी द्वारा अनुमानित 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इनकी कई परियोजना जो है दिल्ली की तरफ चल रही है। महादेव स्वामी ने कहा कि मंजूरी में देरी के कारण, एक मंजूरी जो हो रही थी उसमें देरी के कारण पुनर्विकास परियोजना वित्त वर्ष 2027 में चली गई है।
यानी कि जो अब होना था वो 2027 में भी चली गई है, जिससे इनके राजस्व पर असर पड़ा है। तो ये आप समझ कर चलना। मंजूरी संबंधित समस्याओं के कारण कई पुनर्विकास परियोजना विलंबित है, लेकिन उनमें से अधिकांश अब पटरी पर आ गई है। तो यानी कि अब इसको अच्छा खासा ये कर सकते हैं। अब इसके राजस्व को अगर हम देखें, वित्त वर्ष 2023 में 8,900 करोड़ का किया था, फिर से बढ़ाकर 10,666 करोड़ गया है। अब वित्त वर्ष 2025 में कितना कर दिया है? 12,000 करोड़ का, और अब इसे कर देंगे ये 18,000 करोड़। तो ये भी आप समझिए। बाकी इसके अंदर आप चीज़ें समझ सकते हैं कहाँ कहाँ इसने दिल्ली की तरफ ये काम किया है। और मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई थी, MTNL के साथ भी इसने वर्क किया था दिल्ली की तरफ। तो सब चीज़ याद आपको रख के चलनी पड़ेगी। टाटा स्टील को कैसा नोटिस मिल गया है, चीज़ों को समझो। झारखंड खनन कार्यालय से कथित तौर पर 1,755 करोड़ रुपए का मांग नोटिस मिला है। क्या नोटिस है? एक समय सीमा के अनुसार टाटा स्टील जो है एक दायरे के अनुसार कि भैया इतना टन हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी है, तो उसने वहाँ से खनन करना शुरू करा कोयले का। वो इतना निकल गया, ये नहीं बता रहे हैं टाटा स्टील, ये बता रहे हैं झारखंड खनन कार्यालय कि टाटा स्टील ने वहाँ से ज़्यादा निकाल लिया था। और अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये अभी की भी नहीं है, ये कब की है? 2001 और वित्त वर्ष 2006-07 के बीच की चीज़ें हैं, जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने इतना कोयला निकालना था और इतना इससे ज़्यादा निकाल लिया, जिसकी वैल्यू 1,755 करोड़ की आकी जा रही है। तो एक नोटिस भेज दिया इस्पात कंपनी को, पर कंपनी कह रही है भैया हमने जो भी किया है अपने अनुसार बिल्कुल सही किया है। वो कह रहे हैं हमारे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, हम इसे कानूनी चुनौती देंगे, साफ शब्दों में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम तो इसके नोटिस का जवाब देंगे और कानूनी कार्रवाई इसके अंदर, क्योंकि 1,755 करोड़ अगर झटके से टाटा स्टील से जाएंगे, अगर दे दिए तो क्या होगा? तो ये तो एक प्रॉब्लम की चीज़ होगी ना, और वो पुराने मसले हैं, तो इसे चुनौती देगा टाटा स्टील। पर ये न्यूज़ आई है तो आप समझ लेना ये गंभीर ही न्यूज़ है, आप समझ कर चल सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर फिर से एक रोशनी डालेंगे। क्यों डालेंगे? 2 दिन भागा इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीद से अभी इतना नहीं हुआ इसका। हमारी उम्मीद प्रगति की है, और इसकी प्रगति हम जब तक के और बेहतर नहीं देख सकते जब तक कि इसके स्टोर में अच्छा वर्क, सर्विस अच्छी, पार्ट्स अच्छे मिलते रहें और कस्टमर के रिव्यू जो है ना आते रहें। देखो सर, जो काम ओला अब कर रहा है इसको ये बहुत पहले का, ये तो ओला की गलती है, जो गलत है वो गलत है। अब भाविश अग्रवाल उस वक्त जागे जब शेयर 30 से नीचे, अब जागे वो, और जिस कस्टमर की वो सर्विस कर रहे हैं उसमें से वो छाट भी रहे हैं, और उनके जो कंप्लेंट है उनका जवाब खुद कुछ का भाविश अग्रवाल जी दे रहे हैं। यानी कि वो अब बड़े सुचारू हो गए हैं कि भैया ओला को पटरी पर लाना है, और अगर ओला को पटरी पर लाना है तो ओला को अपनी सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी, वरना गाड़ी ओला की बहुत टिकाऊ है भैया, ये भी आप समझ कर चलना। और 10 लाख तक की यूनिट वाली पहली रजिस्ट्रेशन वाली कंपनी ये बन चुकी है अभी हाल ही में। तो अभी इसके अंदर बहुत मसले हैं जहां ये अपने आप को सुधारेगा, फिर से नंबर 1 का दर्जा करने के लिए कंपनी वर्क कर रही है। इसी में एक चीज़ और जोड़ता हूँ। क्या जोड़ता हूँ? सरकार किसी भी सेक्टर के अंदर उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे सोलर सेक्टर हो गया भैया, अपनाओ, घर घर अपनाओ, सब्सिडी दी जा रही है, ईवी सेक्टर के लिए सब्सिडी दी जा रही है, अन्य चीज़ों के लिए सब्सिडी देती, क्यों देती हैं? क्योंकि अगर वो चीज़ अपनाई जाए तो उससे सरकार जो एक स्कीम देती है या सब्सिडी देती है, इसका सरकार का भी बोझ हल्का हो रहा है। कैसे? कि भैया अगर हम सोलर को ज़्यादा अपनाएंगे तो क्या होगा? बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा भैया, फिर कोयला कम जला करेगा, तेल कम चला करेगा, गैस कम चला करेगी, चलेगी। क्या होगा? अब हम सोलर से चीज़ें ले लेंगे तो क्या छत पे लग रहे हैं सबके, वो सब्सिडी जा रही है ना। फिर दूसरा, ईवी का बढ़ावा देने से क्या होगा भैया? जो हम 85% तेल मंगाते हैं, क्या होगा? कुछ तो कमी आएगी ना जब हम ईवी को अपना लेंगे। और यूथ चल रहा है उसमें, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सरकार PLI स्कीम हमारी सहायता के लिए तो लाती है, पर सबसे ज़्यादा सहायता इसके अंदर सरकार की होती है, क्योंकि उनका बर्डन कम हो जाएगा फिर। और अब आप समझो कि PLI स्कीम क्या उस कंपनी को दी जा सकती है जिस कंपनी के अंदर इतनी प्रॉब्लम चली है? ओला को दूसरी बार इनकी बाइक के लिए अब PLI स्कीम मिल चुकी है कि भैया अपनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ। तो
तो पीएलआई स्कीम किसको दी जाती है? जिस पर विश्वास हो। अब सरकार जानबूझकर मरी हुई कंपनी को पीएलआई दे देगी क्या? सोचो, एक आपका ठेकेदार है, आप एक मकान बना रहे हो, उस ठेकेदार का एक हाथ कट गया, एक आंख टूट गई, और वो कह रहा है मैं तो भैया कभी कभी देखने आऊँगा, क्या आप उससे तब भी बनवाओगे? समझो। तो पीएलआई स्कीम इसको दोबारा, पहली भारत की ऐसी कंपनी बन गई है ये ओला। यहाँ से आपको साइकोलॉजी पकड़नी है, वो शेयर प्राइस की साइकोलॉजी नहीं पकड़नी है आपको, वो तो बहुत दूर की नीति है, वो तो समझ में नहीं आएगी आपको। ओला इलेक्ट्रिक को रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट घंटे ई बाइक के लिए पीएलआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। इसकी जो एक बाइक आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त बाइक है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इन्होंने कहा है कि ये कारण से एक मील का पत्थर इन्होंने साबित कर लिया। इसके साथ ही रोस्टर एक्स जो भी चीज़ है, पोर्टफोलियो में पीएलआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली मोटरसाइकिल बन गई है। पहली मोटरसाइकिल बन गई है ये, जो कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यानी कि अब ये स्कूटर के साथ साथ बाइक को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, ये भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ओला की रणनीतियाँ और मजबूत होती जा रही है। आज हमने जो भी चीज़ पकड़ी है सब न्यूज़ है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें बेचना खरीदने का, नीतियाँ हमें समझनी है, हमें उसके काम समझने हैं, न्यूज़ आई है उसको भापना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।